गया था? केपी केसी में संबंध, उसके पैटर्न भी देख लिया, क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न जो थे, है ना। केपी केसी में रिलेशन हो गया था ना, केपी का मान कब ज्यादा होगा, केसी का मान कब ज्यादा होगा, ये हो गया था कंप्लीट, है ना। अब अपन बात करेंगे साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो हेडिंग लगाओ, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आता है, जो लगभग जो इंडस्ट्रीज होती है सभी इसी नियम पर काम करती है, ला सातल्य का नियम, ला सातल्य का नियम, जिसे अपन बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, ला सातल्य का नियम, ला सातल्य का नियम। देखो सीधी भाषा में इसको समझते हैं पहले, बाद में इसमें अपन साइंस घुसाएंगे, पहले देसी भाषा में समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, एक तो रेगुलर बैठा करिए चैप्टर में, अब तो लेट, तो सर्दी भी नहीं, अब तो है, अब तो सर्दी कम हो गई रे, आज तो बिल्कुल ही नहीं है नहीं। मैं तो सुबह जल्दी आया इसलिए मैंने वो पेन रखा है, भी चलो ठीक है बाद में खोल देंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक पानी की टंकी है और दूसरी टंकी ये है, हाँ वही, मैं अंदर तो आई नहीं, तो उसकी कैसे सेट करें हमको पता है। और इसको अपन ने यहाँ से जोड़ रखा है एक पाइप के द्वारा, पाइप के द्वारा क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, और यहाँ पर लगा दिया अपन ने एक वाल्व लगा दिया, और ये टंकी पानी से भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, दोनों का वाटर लेवल क्या है, बराबर है, वाल्व खुला हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसमें से थोड़ा पानी निकाल दिया तो क्या होगा बताओ, इधर का पानी इधर आएगा, मैंने परिवर्तन किसमें किया, इसमें किया, इसी में किया। ठीक है, तो पानी इधर आ गया, क्यों, ताकि जो परिवर्तन अपन ने किया उसका प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए वापस। ठीक है, या मैं इसमें पानी डाल दूं तो पानी किधर जाएगा बताओ, इधर जाएगा। यानी साम्य अवस्था पर अगर आप ताप दाब आयतन में अगर परिवर्तन करते हो तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, ला सातल्य का नियम कहते हैं। ठीक है, तो लिखो ला सातल्य का नियम, हाँ नहीं लगाई अभी तक, बोला था ना ला सातल्य का नियम हेडिंग लगाने के लिए। लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की, इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप दाब, ताप दाब आयतन सांद्रता आदि में परिवर्तन किया जाए, आदि में परिवर्तन किया जाए तो, आदि में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में, जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव, जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया सीधा सा ला सातल्य का नियम। अगर आप ताप दाब आयतन में अगर जैसे भी मैंने बताया ना कि अगर इधर परिवर्तन किया, पानी को अगर अपन बाहर निकाल देंगे
पानी अगर मान लो बाहर जाएगा तो ये पानी किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर मान लो इसमें और पानी डालेंगे तो किधर, कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, लासतिल्य का नियम कहते हैं। जितनी भी जो इंडस्ट्रीज जो होती है ना, जहाँ प्रोडक्शन होता है आपके केमिकल्स वगैरह हो गए, तो वो सब इसी सिद्धांत पर काम करती है, लासतिल्य के सिद्धांत के ऊपर। अभी अपन देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें अपन देखेंगे। तो अगले अपन बात करते हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे। अगर मान लो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लगाओ ताप का प्रभाव। अगर सामान्य अवस्था पर अगर आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ताप का प्रभाव। देखो ताप के आधार पर जो अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो उष्माक्षेपी और दूसरी कौन सी, उष्माशोषी। उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया जिसमें जो उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है अभिक्रिया के दौरान। जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो उस दौरान उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, वो तो क्या होती है, उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। और दूसरी होती है एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी। जब आप किसी अभिकारक उत्पाद में बदलते हो तो आपको उष्मा देनी पड़ती है, वो कौन सी होती है, उष्माशोषी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है या नहीं। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, खुद अभिक्रिया में लिखा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि N2 प्लस 3H2, ठीक है, और यहाँ पर ये बना रहा है आपके 2NH3, और यहाँ लिख रखा है प्लस मान लो 61 किलो जूल प्रति मोल। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्होंने क्या की, क्रिया की, और क्या बनाया, अमोनिया बनाया। साथ में 61 किलो जूल उष्मा क्या की, मुक्त की। तो बताओ कौन सी विक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी हो गई। कौन सी होगी, उष्माक्षेपी। तो अगर किसी अभिक्रिया के साथ में अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है तुम्हें, मान लो जैसे मान लो कि A प्लस बी और C और प्लस ऊर्जा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ए और बी क्रिया करके सी तो बना रहे हैं और साथ में इतनी ऊर्जा और बना रहे हैं, इतनी ऊर्जा क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। तो अगर मान लो प्लस लगा के ऊर्जा लिखी हुई है तो वो कौन सी विक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी हो गई। और यही अगर मान लो ये चिन्ह कौन सा जाए, माइनस का आ जाए, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए प्लस बी सी और माइनस ऊर्जा, मतलब उष्मा शोषी, उष्मा आपने दी। एक तो तरीका ये है, ठीक है, या फिर दोनों तरीका समझ में आ गया, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी। और क्या तरीका लिखा हो सकता है, देखो ऐसे लिखा हो सकता है ए प्लस बी और ये दे रहे हैं सी, और यहां पर लिख दिया मान लो डेल ई करके लिख दिया पॉजिटिव, या डेल ई लिखने के लिए आप डेल एच कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, एंथैल्पी है ना, डेल एच पॉजिटिव धनात्मक। ऊर्जा परिवर्तन क्या है, धनात्मक है। ऊर्जा परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, यानी उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। तो अगर मान लो उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है, समझना ध्यान से, उत्पाद की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, और अभिकारक की ऊर्जा क्या है, कम है, तो क्या मान मिलेगा तुम्हें बताओ, धनात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया बताओ, ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लो कि इनकी ऊर्जा है 10 जूल, ठीक है, और इसकी ऊर्जा है मान लो 15 जूल। अब तुम्हें ऊर्जा परिवर्तन निकालना है तो क्या करोगे, 15 माइनस 10 यानी कितना आया, 5। पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी डेल एस तुम्हारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ 10 जूल से कितनी होगी, 15 जूल। तो ये कैसे हुआ, हमने दी ना, ये काम हमने 5 जूल ऊर्जा दे दी, तभी तो हुआ। इसका मतलब अगर डेल एच अगर मान लो धनात्मक लिखा हुआ है, उष्मा शोषी है ये। डेल एच अगर धनात्मक है तो उष्मा शोषी, और डेल एच अगर ऋणात्मक हो गया तो उष्माक्षेपी। अब मैं सारे पैटर्न लिख रहा हूं, ठीक है, सारे का सारा पैटर्न। ए प्लस बी क्या दे रहे हैं, सी प्लस ऊर्जा, ठीक है, ए प्लस बी सी माइनस ऊर्जा, यहाँ पे कर देना थोड़ा हिंदी में ठीक है, फिर ए प्लस बी सी और प्लस नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं डेल एच धनात्मक, ठीक है, ए प्लस बी सी और डेल एच ऋणात्मक। तो अब बताओ ये कौन सी विक्रिया है, उष्माक्षेपी, ऊर्जा निकल रही है ना इसमें, ये कौन सी हो गई, उष्माक्षेपी। ये कौन सी हो जाएगी बताओ,
उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी। ये कौन सी हो जाएगी बताओ? उष्मा शोषी भी बताया ना अपन ने, है ना? तो ये भी कौन सी हो जाएगी? उष्मा शोषी। यानी डेल एच अगर धनात्मक हो तो उष्मा शोषी, और ये कौन सी हो जाएगी? उष्मा क्षेपी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? उष्मा क्षेपी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है ना? तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार बच्चे कि यार पॉजिटिव वाला तो उष्मा क्षेपी था, तो इसको उष्मा क्षेपी थे। ध्यान रखना, डेल एच जिस अभिक्रिया का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो अभिक्रिया कैसी होगी? उष्मा शोषी होगी। तो समझ में आ गया? आप अभिक्रिया को देख के पता लगा सकते हो, है या नहीं है? ऐसे अभिक्रिया लिखी होगी तो पता नहीं लगा पाओगे, आगे लिखेगा वो लिख के देगा तभी पता चलेगा, है नहीं? अब जैसे मान लो मैं लिख दूं, बताओ कि ए प्लस बी और ये बना रहे सी, और ये बताओ ये उष्मा क्षेपी है उष्मा शोषी है, तो मेरी मूर्खता है या नहीं? क्योंकि मैंने डाटा पूर्ण दिया है, पूरा डाटा ही नहीं दिया है। लिखना पड़ेगा मुझे भी ये, आगे कुछ लिखूंगा मैं इस तरह से, तभी तो पता चलेगा ये उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी। क्लियर है? ये लिखोगे है? चलो पहले ताप का प्रभाव, पहले बाद में लिख देना, रुको पहले ताप के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, यहां से अपन इधर गए, अभिक्रिया कैसी है बताओ? उष्मा क्षेपी है। मतलब जो इसमें पदार्थ के पास जो उष्मा थी वो भी उष्मा को क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। तो बताओ क्या इसको उष्मा की जरूरत है क्या? बताओ नहीं है। उसके पास जो ऑलरेडी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यानी उष्मा को उसने क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। यानी उष्मा की जरूरत है ही नहीं। और आपने और वहां पर क्या दे दी? उष्मा दे दी। तो आपने काम अच्छा किया या खराब किया? तो खराब काम किया ना। तो मतलब जब अभिक्रिया यहाँ से इस दिशा में चल रही है और यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो चुका है, ठीक है, और अगर आपने ताप दिया तो अभिक्रिया आगे जाएगी पीछे जाएगी? पीछे जाएगी ना। अभी ताप की जरूरत नहीं है अभिक्रिया को, तो उसका ताप क्या करना है? कम करना है। और आप ताप दे रहे हो तो साम्य किस दिशा में जाएगा? स्पष्ट दिशा में, ठीक है। और यहां मान लो कोई साम्यावस्था स्थापित है, ठीक है, और ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको ताप की जरूरत है, और जैसे आपने ताप दिया तो किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। तो सीधी भाषा में कह सकते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है और अगर आप ताप बढ़ाओगे तो साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा, और यदि अभिक्रिया क्या है? उष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाओगे तो साम्य अग्र दिशा में जाएगा। क्लियर है क्या? कंप्लीट लिखो। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप के प्रभाव में लिखो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, विस्थापित होता है। जबकि उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर, अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य किस दिशा में विस्थापित होता है? अग्र दिशा में विस्थापित होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य किस दिशा में विस्थापित होता है? अग्र दिशा में विस्थापित होता है, अग्र दिशा में विस्थापित होता है। क्लियर है? ये लिखोगे? लिख लो। चलो इसको कैसे क्या करना है ये। नौ बजे छोड़ रहे हैं, तुम्हारा 10 का टाइम है, फिर क्या दिक्कत? आराम से 1 घंटे में तो तैयार हो जाओगे। क्या मेकअप में टाइम लगता है ना? है? लिख लिया? चलो, ये तो हो गया ताप का प्रभाव, ठीक है। अगला लगाओ दाब का प्रभाव।
दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव की बात करेंगे तो अगर अपन साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाएंगे तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो, कम हो। मोलों की संख्या क्या हो, कम हो। तो लिखो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाने से, साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से साम्य, साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, उस दिशा में विस्थापित होता है, उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो, कम हो। जिस दिशा में मोलों की संख्या कम हो। साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। मैंने लिखा जैसे N2 प्लस 3H2 और ये बना रहा है 2NH3। मुझे बताओ उत्पाद में कितने मोल है अमोनिया के, 2 मोल है। और अभिकारक में मोल कितने हैं, 3 मोल तो हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है, नाइट्रोजन का है। तो टोटल मोल कितने हो गए, 4। इधर 4 मोल है, इधर कितने मोल है, 2 मोल है। किधर मोलों की संख्या कम, किधर बताओ, अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पर दाब बढ़ाऊंगा तो सामने आगे जाएगा पीछे जाएगा, अगर दिशा में जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना है, अमोनिया की मात्रा बढ़ानी है, तो मुझे दाब ज्यादा रखना चाहिए कम रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, कम क्यों रखेंगे, ज्यादा रखेंगे रे भाई। अमोनिया भाई सामने आगे जाएगा तभी तो अमोनिया बढ़ेगा, है या नहीं। तो दाब बढ़ाएंगे तो आगे आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो अमोनिया निर्माण की जो एक विधि है उसको अपन बोलते हैं हेबर विधि, है ना। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। ठीक है, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। इसकी रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2 और ये बनता है 2NH3 और मान लेते हैं यहाँ पर 61 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अब इसके लिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगी, इसके लिए आवश्यक शर्तें होगी। आवश्यक शर्तें होगी अगर मान लो आपको अमोनिया का उत्पादन बढ़ाना हो तो। ठीक है, मैं कोड में लिख रहा हूं देखो। ठीक है, ताप कम, दाब कम। ठीक है, बी ताप अधिक, दाब भी अधिक। सी ताप कम, दाब अधिक। डी ताप अधिक, दाब कम। अब तुम्हें अमोनिया का निर्माण बढ़ाना है तो इसमें से कौन सी शर्त लगाएंगे कि अमोनिया का निर्माण बढ़ जाए, कौन सी लगेगी, सी लगेगी। वेरी गुड, सीधी बात है भाई। पहली चीज तो यहां से दिख रहा है कि अभिक्रिया कैसी है, उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी इसका मतलब तापमान क्या चाहिए अपने को, कम चाहिए। तापमान कम करेंगे तो साम्य आगे बढ़ेगा। फिर दाब की बात करें तो उत्पाद के मोल कितने हैं, 2 है। अभिकारक के मोल कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसके लिए जो परिस्थितियां होगी वो क्या होगी बताओ, उच्च दाब निम्न ताप। क्या होगी, उच्च दाब और निम्न ताप। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ इसके अंदर, जिसमें ताप कम और दाब अधिक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्लियर है क्या। ठीक है, क्या इसको लिखोगे, छापो इसको। मिटा दें। देखो और जैसे मान लो कि एक एस्टर का नाम तुमने सुना होगा, एस्टर नाम सुना है, पोलिस्टर का नाम तो सुना है ना, पोलिस्टर है, पोलिस्टर का कपड़ा आता है तो संश्लेषित धागा होता है एस्टर। बहुत सारे एस्टर मिल जाते हैं तो उसे क्या बन जाता है, पोलिस्टर बन जाता है, पोलिएस्टर।
है नहीं। तो जो एस्टर जो बनता है ना, वो एक तो बनता है आपके एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। हालांकि और भी विधियां हैं बनाने की, एक जनरल विधि की अपन बात करते हैं। तो एक तो जैसे मान लो कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, जैसे मैं लेता हूँ CH3COOH प्लस C2H5OH, एल्कोहल, है ना। तो जब ये जो क्रिया होगी तो इससे बनेगा एस्टर, बनेगा CH3COO, C2H5, और बाहर क्या निकलेगा इसके अंदर H2O। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं अपन एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है। अब अपने को एस्टर का उत्पादन अगर मान लो बढ़ाना है तो क्या करें? प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ मोल भी बराबर ही है। इधर भी कितने मोल देखो, 2 मोल है, इधर भी कितने मोल है, 2 मोल। तो क्या करें अपन कि यहाँ से एस्टर का उत्पादन की ये जो साम्य है ये अग्र दिशा में जाए, ऐसा अपन क्या करें इसमें बताओ, ये साम्य अग्र दिशा में जाए। एस्टर तो अपने को बनाना ही है, जल की अपने को जरूरत नहीं है क्या बताओ। तो अगर मैं इसको पानी को बाहर निकाल दूं तो इधर मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या यूं भी कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे सांद्रता कम होगी, जैसे वो टंकी का एग्जाम्पल देखा था ना अपन ने, टंकी से पानी निकाला था तो उस तरफ आ गया था पानी। तो अब मुझे अगर मैं इस जल को हटा दूं तो साम्य की दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। तो इस जल को हटाने के लिए जो अपन इसमें क्या मिलाते हैं? निर्जलीय कारक। अपन जानते हैं जो अम्ल जो होते हैं ना, वो अच्छे निर्जलीय कारक होते हैं। इसमें अपन क्या मिला देंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा? जल को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो साम्य अग्र दिशा में जाएगा तो किसका निर्माण बढ़ेगा? एस्टर का निर्माण बढ़ेगा। किसका निर्माण बढ़ेगा? एस्टर का निर्माण बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये पहले रिएक्शन लिखो। तो फिर कल का बताओ फाइनल तुम्हारा फिर। अच्छा, ये उठेगा फिर 9 बजे है। चल फिर ये रखते हैं, और क्या लिखो। सुन रहेगी फिर तो, रहनी है फिर, क्या करे उसमें। है आया नहीं? लिख ली रिएक्शन? लिखो। दी गई अभिक्रिया में एस्टर के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। दी गई अभिक्रिया में एस्टर के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ये आपको खुद को करना है। ठीक है। तो इसमें सांद्रता का प्रभाव तो लिखाने की जरूरत नहीं है अपने को, सीधी सीधी सी बात है। जिस तरफ सांद्रता कम होगी समय उस दिशा में चला जाएगा। अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो दिखाने की जरूरत तो नहीं है या नहीं? जैसे आप सांद्रता बढ़ाओगे, अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्य अग्र दिशा में, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो साम्य पश्च दिशा में। ठीक है। फिर आता है अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। लिखो, अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, इसमें पहला लगाओ स्थिर आयतन पर। देखो, स्थिर आयतन पर अगर अपन क्या करेंगे, अक्रिय गैस मिलाएंगे ना, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो? कम हो। उल्टा है, ध्यान रख लेना। ठीक है। स्थिर आयतन पर अगर आप क्या करोगे, अक्रिय गैस मिलाओगे तो सामने उस दिशा में विस्थापित होगा जिस दिशा में मोलों की संख्या कम हो। तो अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, जैसे मान लो कि N2+3H2 क्या बना रहे बताओ? ये 2NH3। ठीक है। अब यहां अगर मान लो मैं आखिरी गैस मिलाऊं तो मोलक संख्या कम नहीं रहे, अधिक हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहां अगर मैं आखिरी गैस मिलाऊं तो समय इस दिशा में, है ना, जिस दर मोलों की संख्या अधिक हो, उल्टा है। ठीक है। तो अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि इसमें अगर मान लो अमोनिया उत्पादन की या अमोनिया जो बन रहा है उस अभिक्रिया को ही रोकना है, तो क्या करेंगे अपन? आखिरी गैस मिला देंगे तो समय इस दिशा में चला जाएगा, तो अमोनिया उत्पादन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा।
या कम हो जाएगा, यूं कह सकते हैं। तो अमोनिया का उत्पादन कम करना हो या अमोनिया का उत्पादन रोकना हो हेबर विधि के अंदर, तो वहां क्या फॉर्मूला मिला दो, अक्रिय गैस मिला दो। तो अगर स्थिर दाब पर, सॉरी स्थिर आयतन पर मिलाएंगे तो क्या होगा, साम्य उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में मोलों की संख्या अधिक हो, और स्थिर दाब पर मिलाएंगे तो साम्य उस दिशा में जाएगा जब मोलों की संख्या अधिक कम हो, सॉरी। ठीक है, तो लिखो स्थिर आयतन पर, लिखो स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में मोलों की संख्या क्या हो,